गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 1। आज आपको क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 4 आपके सामने प्रस्तुत है, स्टार्ट होने जा रहा है। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लेक्चर के एक एक लाइन को गौर से सुनें और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप लाइन टू लाइन सॉल्व करें। ओके, तो आज हम लोग का एक नया चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। सबसे पहले नाम से क्लियर है कि वैसा समीकरण जिसमें घात कितने हों, 2 हों। सबसे पहले समझिए, यह आपको ये समझना है कि सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि समीकरण क्या है। तो एक टर्म है समीकरण और एक टर्म है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को बोलते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका, ये दो टर्म हम आपके सामने रखे हैं कि इस समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है, समझिएगा। जैसे हमने कहा x² + 2x + 1 = 0 और दूसरा हमने कहा x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2x + 1। आपके सामने दो चीज़ हमने रखा, एक है x² + 2x + 1 = 0 और दूसरा है x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 2x + 1। आपको दो टर्म समझना है, एक टर्म होता है समीकरण और एक टर्म होता है दूसरा हमने क्या लिखा, सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी, और ऊपर वाला है इक्वेशन। ये है आपका इक्वेशन और नीचे वाला है आपका आइडेंटिटी। ये दोनों क्या है, सबसे पहले जानिए। एक टर्म होता है बहुपद। तो हमने कहा था कि बहुपद क्या है, तो बहुपद चरों के बीच एक सुपरिभाषित संबंध है जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण क्या है। हमने कहा कि समीकरण एक ऐसा बहुपद होता है जो सबसे पहले जिसका RHS 0 हो, जिसका राइट हैंड साइड में 0 होगा, अर्थात वो कुछ बराबर 0 हो, समथिंग इक्वल टू 0 हो, उसको समीकरण कहेंगे। दूसरी बात, समीकरण कोई भी बहुपद जब समीकरण बनता है तो कोई भी बहुपद समीकरण कब बनता है, जब बहुपद बराबर 0 कर देते हैं तो वो क्या बन गया, समीकरण। जब वो समीकरण बनता है तो उस समीकरण को चर का कुछ मान ही उसको संतुष्ट कर पाता है। चर का कुछ मान ही उसको संतुष्ट कर पाता है। लेकिन यदि कोई सर्वसमीका बनता है, अगर कोई सर्वसमीका बनता है मतलब आइडेंटिटी बनता है, तो उस आइडेंटिटी को चर का दुनिया में कोई भी मान इसको परिभाषित, इसको संतुष्ट करता है। अर्थात सबसे पहला अंतर ये है समीकरण और सर्वसमीका में, समीकरण को चर का केवल कुछ सीमित वैल्यू ही उसको संतुष्ट करता है, लेकिन सर्वसमीका को दुनिया का कोई भी वैल्यू इसको संतुष्ट करता है। तो ये सबसे मेन अंतर है समीकरण और सर्वसमीका में। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात हम लोग जानेंगे। अब समीकरण है, जैसे हमने लिखा एक x + 1 = 0। इसमें देखेंगे आप कि चर का घात कितना है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे चर का घात 1 है। जैसे x² + 2x + 5 = 0, यहाँ पे चर का घात 2 है। जैसे x³ + 3x = 0, यहाँ चर का घात 3 है। तो यदि हम लोग बोलें कि चर का घात 1 है, चर का घात 2 है, चर का घात 3 है, तो एक ये घात बोलने का मतलब है यदि और किसी भी समीकरण का घात 1 से शुरू होगा, किसी भी समीकरण का घात कम से कम 1 होना चाहिए। ओके, अगर उसमें घात 1 नहीं है तो वो समीकरण नहीं बन सकता, क्योंकि घात अगर 0 होगा तो जैसे ही घात 0 होता है तो वो चर नहीं होता, वो एक अचर राशि हो जाता है। जैसे 5, तो 5 को लिख सकते हैं 5 × 1 मतलब 5 × x⁻⁴। तो इसमें जैसे ही पावर घात 0 होगा तो वो एक क्या बन जाएगा, अचर, और अचर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए ये समीकरण भी नहीं बन सकता। समीकरण बनने के लिए चर का घात कम से कम 1 होना चाहिए। समीकरण बनने के लिए चर का घात कम से कम 1 होना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे चर का घात क्या है, 1 है। तो इस तरीके से ये रैखिक समीकरण, ये द्विघात समीकरण, ये त्रिघात समीकरण, पावर 4 होगा चतुर्घात समीकरण। लेकिन सबसे पहली बात कि आप ये समझिए,
अगर कोई एक घातीय बहुपद है तो उसमें 0 से लेकर के 1 घात तक के सभी पद उसमें हो सकते हैं। अगर कोई द्विघात बहुपद है, इसका मतलब है उसमें 0 से लेकर के 0 घात कहने का मतलब अचर पद से लेकर के 1 घात वाले पद लेकर के 2 घात तक के पद उसमें होंगे। ओके, अगर हम कहते हैं त्रिघात समीकरण, इसका मतलब है उसमें 0 घात का भी पद हो सकता है, 1 घात का भी पद हो सकता है, 2 घात का भी पद हो सकता है, 3 घात का भी पद हो सकता है। इस तरीके से आपने क्या बोला कि यदि कोई एक घातीय समीकरण है, इसका मतलब उसमें घात 0 से लेकर के 1 तक होगा। जैसे देखिए आपने बोला x + 1 = 0, यहाँ पे चर का घात कितना है 1, लेकिन यहाँ पे अचर पद जो है वो शून्य घातीय बहुपद है। क्या इसमें यहाँ पे घात कितना आ गया? शून्य आ गया, कुछ नहीं है। तो जैसे हमने लिखा x² + 2x + 1 = 0, गौर कीजिएगा, घात 2 आया, घात 1 आया, घात 0 आया। इस तरीके से आपने क्या देखा, यदि द्विघातीय बहुपद है तो उसमें 0 घात से लेकर के 2 घात तक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें 0 से लेकर के 2 घात तक होना अनिवार्य ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा x² = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। जैसे x² + x = 0, ये भी एक द्विघात बहुपद है। x² + 1 = 0, ये भी एक द्विघात बहुपद है। ये द्विघात समीकरण है। x² + 2x + 1 = 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। मतलब कि हम लोग जितने घात का समीकरण बोलते हैं, ये अनिवार्य है कि उस घात का पद उसमें होना चाहिए, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए। अगर वो रैखिक समीकरण है, इसका मतलब कम से कम 1 घात उसमें होना चाहिए, मतलब x⁻1 उसमें होना चाहिए, चाहे प्लस में 2 प्लस में 5 = 0 हो कि ना हो, मतलब x = 0 भी एक रैखिक समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो उसमें कम से कम 2 घात वाला पद होना चाहिए, बाकी 0 घात उसमें हो सकता है, 0 घात वाला भी, 1 घात वाला भी, 2 घात वाला भी। अगर त्रिघात समीकरण है तो उसमें 0 घात का भी हो सकता है, 1 घात का भी हो सकता है, 2 घात का भी हो सकता है, 3 घात का हो सकता है। लेकिन 3 घात अगर नहीं है तो वो त्रिघात नहीं कहलाएगा। मतलब जितना घातीय समीकरण आप बोलते हो, उस घात को होना उसमें अति आवश्यक है। जैसे आपने क्या बोला समझिएगा, तो द्विघात समीकरण अगर है तो उसमें 2 घात वाले पद को होना अनिवार्य है। जैसे हमने कहा, आप पढ़े होंगे बचपन में, किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जाता है। द्विघात समीकरण को ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखा जाता है। आपने क्या किया, लिख दिया। अब समझिएगा सर, यहाँ जो a है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है, c जो है वो अचर पद है, a x² का गुणांक है। एकदम अपने दिमाग में आप सेट कर दो, आपको पढ़ना ही बस इसको है। नाम ही है द्विघात समीकरण, इसमें रैखिक और त्रिघात को नहीं पढ़ना है, केवल द्विघात का फुल ऑपरेशन हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो आपको क्या जानना है, a क्या है? a है आपका x² का गुणांक, b क्या है? b है x का गुणांक, c क्या है? c है आपका अचर पद। c क्या हो गया? अचर पद। a x² का गुणांक, b x का गुणांक, c क्या है? अचर पद। ओके, नेक्स्ट। आपको ये समझना है कि आपके पास जो यहाँ पे ax² + bx + c = 0 है, इसमें a b c किस नेचर का होना चाहिए? a b c किस नेचर का होना चाहिए? तो कहता है मैथ आपका कि ये a b c ये कोई भी रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या हो सकता है। इसका नाम ई नहीं है ABCD का, ये इसका नाम है बिलोंग्स टू, मतलब क्या, सम्मिलित होता है किसके साथ? रियल नंबर। ABC कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, ABC कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। हमने क्या कहा कि ax² + bx + c = 0 जो आपके सामने है, उसमें ABC किस नेचर का होना चाहिए? तो आपने क्या कहा, वो तीनों कोई भी दुनिया का वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन वास्तविक संख्या 0 भी तो है। अब देखेंगे तो ये ABC 0 हो सकता है, लेकिन बाय द वे अब जरा गौर कीजिएगा, यदि आपके पास है ax² + bx + c = 0, ठीक, यदि देखेंगे केस 1, यदि c = 0 हो जाए,
यदि c बराबर 0 हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा, ax² प्लस bx बराबर 0, क्योंकि c तो 0 हो गया। अब गौर कीजिए तो क्या इसमें घात अभी भी 2 बचा हुआ है? अगर 2 बचा हुआ है घात, इसका मतलब ये अभी भी द्विघात समीकरण है, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम लोग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये अभी भी द्विघात है। ओके, नेक्स्ट दूसरा कंडीशन है, दूसरा है यदि b बराबर 0 हो जाए तब क्या बचेगा, तो इसमें बचेगा ax², b तो 0 हो गया तो 0 गुना x ये खत्म हो गया, बचेगा ax² प्लस c बराबर 0। क्या आपको दिख रहा है? हमें चेक करना पड़ेगा, हाँ सर आपको पूरा दिख रहा है। b बराबर 0, ax² प्लस c बराबर 0, यस बोलिए, एकदम यस। तो अभी भी देखिए क्या 2 घात बचा हुआ है, अभी भी 2 घात बचा हुआ है, ये अभी भी क्या है, द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट, अगर बाय द वे यदि हो जाए आपका a बराबर 0 तो क्या बनेगा, a का मान 0 तो ये x 0 गुना x², ये खत्म, क्या बचेगा, ये बचेगा bx प्लस c बराबर 0, bx प्लस c बराबर 0। इसको हम यहाँ फिर लिखेंगे, यदि a बराबर 0, बहुत इंपॉर्टेंट है, a बराबर 0 तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा bx प्लस c बराबर 0। इसमें देखिए घात कितना है, जब ऐसा हुआ तो घात कितना हो गया, 1। पढ़ क्या रहे थे, द्विघात। जैसे ही a 0 हुआ आपका जो द्विघात था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, रैखिक समीकरण में, मतलब आपका घात टूट गया। इसका मतलब a अगर 0 हो जाए तो आपका जो द्विघात समीकरण था वो ध्वस्त हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा रैखिक में। ऐसा आप होने मत दीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, द्विघात समीकरण। चलिए एक चीज देखते हैं, अगर b और c दोनों 0 हो जाए तब क्या होगा, b और c दोनों 0 हो जाए तो b भी 0, ये खत्म, और c भी 0, ये खत्म, क्या बच गया, ax² बराबर 0। चेक कीजिए अभी भी घात कितना है, अभी भी घात 2 है, अर्थात अभी भी द्विघात समीकरण टूटा नहीं है। मतलब चाहे कंडीशन c 0 हो, चाहे b 0 हो, चाहे b c दोनों 0 हो, लेकिन यदि a 0 हो जाएगा तो आपका जो द्विघात समीकरण का एक बिल्डिंग था वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगा और आपका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा, और किसी भी कीमत पे आपके सपने को हम टूटने नहीं देंगे। इसीलिए ये जो आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो ये एक द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में a b c ये तो वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी कोई द्विघात समीकरण परिभाषित हो सकता है, तभी ही कोई भी द्विघात समीकरण परिभाषित हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, तभी ही कोई भी द्विघात समीकरण परिभाषित हो सकता है। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। कंप्लीट। तो सबसे पहली बात यह है, अगर पूछेगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, आप क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करने के बाद बिना सॉल्व किए हल्ला नहीं करना है। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या पूरे जो नेट समीकरण बचा है उसमें घात कितना है। अगर उसमें घात 2 बनेगा तो वो द्विघात समीकरण होगा, तो अगर 2 नहीं बनेगा तो उसमें द्विघात समीकरण नहीं होगा। कंप्लीट। तो ये क्या है, ये पहचान है किसका, द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² का गुणांक, bx का गुणांक, c क्या है, अचर पद। हम लोग abc पहचानने के लिए पहले भी सीख चुके हैं, अभी एक बार और सीखेंगे। तो आप अभी सबसे पहले सीखेंगे abc पहचानना, और अभी चल रहा है आपके मैथ का चैप्टर 4 का मतलब द्विघात समीकरण। अब हम लोग देखेंगे abc पहचानना, abc पहचानना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC की पहचान करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 1, 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। क्या, चेक कीजिए इसमें इस समीकरण का घात कितना है, तो अधिकतम घात जब आप देखते हैं ना, यहाँ घात 0 है, यहाँ घात 0 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, तो यहाँ पे 3 घात है, 2 1 0। लेकिन चर्चा किसकी होंगी, चर्चा होंगी जो अधिकतम घात होगा। जैसे हमारे घर में सबसे बड़े कौन होते हैं, पापा, उससे भी बड़े होते हैं दादा। अगर फैमिली में दादाजी नहीं है तो उनके बाद पापा आते हैं। तो अगर उस फैमिली की पहचान की जाएगी तो हम लोग 0 पावर वाले हैं, मम्मी 1 पावर की है, पापा 2 पावर के हैं, तो उनमें से किसके द्वारा उस फैमिली की पहचान है, पापा के द्वारा। इसीलिए पापा कौन हुए, पावर 2 वाले। मतलब किसी भी समीकरण का पहचान उसके अधिकतम घात से होती है।
किसी भी समीकरण की पहचान उसके अधिकतम घात से होती है, बाकी हम लोगों की तरह छठवा पिटवा बाबू लोग हैं। ओके नेक्स्ट आइए, तो हमने क्या कहा, ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। आप पहचान गए। तो इस द्विघात समीकरण में ए बी सी, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में गुना है, कितना हो गया 2। बी कौन होता है, जो एक्स के बगल में गुना है 3। सी कौन होता है, जो अचर पद है, वो क्या हो गया 4। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। चलिए बोलिए ए कितना हो गया, जो एक्स के बगल में है, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है वो ए हो गया, कुछ नहीं तो 1 है। बी जो एक्स के बगल में है, कुछ नहीं है तो 1 है। सी इसमें अचर पद नहीं है तो सी बराबर 0। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। चलिए जो एक्स स्क्वायर के बगल में है वो a हो गया, a का मान कितना 3। x के बगल में कुछ नहीं है, x तो है ही नहीं, इसका मतलब x के बगल में क्या मान लेंगे 0, c कितना हो गया 4। क्या आप पहचान लिए। जैसे 4 नंबर का सवाल आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, ऐसा दे दिया। बताइए एक्स स्क्वायर के बगल में a कितना हो गया 3, बी हो गया x के बगल में 4 और c हो गया कितना 5। जैसे हमने 5 नंबर में आपसे पूछा एक्स स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बराबर 0। बताइए इसमें सिर्फ a है, न तो b है न तो c है, तो a का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना हो गया 0 और c का मान कितना हो गया 0। अब हमें उम्मीद है कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आएगा तो आप ये पहचान जाएंगे उसका ABC कितना है। कंप्लीट ये पहचान गए। अब हम लोग को ये पहचानना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। अब ये यहां से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगला हेडिंग है द्विघात समीकरण को पहचाने। द्विघात समीकरण को पहचाने। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। बोला बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आप क्या देखेंगे, आपने देखा सर पावर 2 है, हाँ सर द्विघात समीकरण है। नहीं, हमने क्या कहा, इसको डायरेक्ट नहीं बोलना है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए तब इसका पावर देखिए। तो एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर लाएंगे तो, क्योंकि राइट साइड में 0 बनाना है, हमेशा समीकरण को सॉल्व करके आप उसके दाएं पक्ष में 0 बना दें, और जब 0 बन जाएगा तब बायां पक्ष जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे उसके बाद संतुष्ट होकर के आप घात देखने जाइए। यानी दौड़ के गए हाँ सर घात इतना हो गया, ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसे नहीं करते। आप सबसे पहले समीकरण के बाएं पक्ष LHS और RHS को सॉल्व करें, उसके बाद RHS के जितने लोग हैं सबको LHS के तरफ लाइए, मतलब RHS में 0 बनाइए। 0 बनाने के बाद LHS को पूरा संतुष्ट होकर के सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद पावर देखिए, अगर पावर 2 है तो द्विघात है, पावर 2 नहीं है अधिकतम पावर तो वो द्विघात नहीं है। सीधी बात, आगे नहीं बोलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर हो गया 0, ये दोनों कैंसिल, 2x प्लस 1 बराबर 0। चलिए सॉल्व कर लिए। अब आप देखो घात कितना है, देखिए घात कितना है, अधिकतम 1 है, मतलब ये द्विघात नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप, दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है, दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। दूसरा सवाल है आपके सामने, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x प्लस 4 ऐसा दिया हुआ है। पूछा बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या बोले हम, सीधा देख के मत बताइए, सबसे पहले क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। पहले LHS में सॉल्व कीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बराबर हो गया x प्लस 4। हमने क्या कहा, RHS का सभी लोगों को LHS में लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। हमने कहा फिर LHS को सॉल्व करके संतुष्ट हो जाइए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0। जब संतुष्ट हो जाइएगा तब उसका घात देखिए, अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या, ये कैसा होगा, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्या हम समझा पा रहे हैं, जी हम आपको समझा पा रहे हैं। ओके नेक्स्ट, तीसरा सवाल है आपके सामने, तीसरा सवाल है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा दे दिया, ये इक्वल टू हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसा दिया हुआ है। पूछा बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। हमने क्या कहा, पहले आप इसको सॉल्व करके संतुष्ट होइए। चलिए संतुष्ट होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको गुना कर लेते हैं, x गुना x एक्स स्क्वायर, 3 गुना x 3x, जोड़ 1 गुना x x,
जोड़ 3 गुना 1 3, सबको इधर ले आइए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 1 4 माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके संतुष्ट हो जाइए। तो ये कितना 2x माइनस 4x माइनस 2x 1 माइनस 3 माइनस 2 बराबर 0। अब जरा सा घात चेक कर लीजिए, घात कितना हो गया 1। तो ये द्विघात है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। कंप्लीट। अब जरा सा देखिए आप 4 नंबर में, 4 में बोला x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूछ रहा है कि ये बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए क्या बोले, तुरंत जैसे ही सवाल आए आप टिक नहीं करेंगे, देखिए आप उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले स्क्वायर उतारिए, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, सबको LHS में ले आइए और RHS को 0 बना दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। देखिए कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा है, संतुष्ट हो जाइए। हाँ नहीं नहीं ये नहीं, ये दोनों कट गया, तो क्या हो गया माइनस 2 माइनस 4x बराबर 0। तो अब जरा सा घात चेक कर लीजिए, घात कितना है 1। तो द्विघात होगा कि नहीं होगा, द्विघात नहीं होगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट 5वां सवाल और लास्ट सवाल। 5 सवाल से हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरीका से कंफर्म हो चुके होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर x प्लस 2 ऐसा दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या बोले, सबसे पहले RHS को 0 बनाइए। चलिए सॉल्यूशन में सबको LHS में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर 3x में से 1x चला गया तो 2x बचेगा, 4 में से 2 चला गया 2 बचेगा बराबर 0। RHS बराबर 0 हो गया। LHS को सॉल्व करके संतुष्ट हो गए आप। अब चलिए घात चेक कीजिए, घात कितना है, अधिकतम 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। ये आपका द्विघात समीकरण होगा, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। कंप्लीट। ये आपका क्या बोले द्विघात समीकरण होगा। फिनिश। तो इस तरीके से इसमें से एक सवाल ऑब्जेक्टिव में 100% रहेगा, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को सॉल्व करेंगे और आप टिक करेंगे। ओके, हमें लगता है आप संतुष्ट हैं। नेक्स्ट अगला है द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना। अगला है द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना, क्योंकि गुणनखंड ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे लिए। क्योंकि यदि आपका यहाँ पे गुणनखंड पे अगर बात आप अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर कुछ मज़ा कम हो जाएगा। तो अगला हेडिंग देंगे आप कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना। चलिए हम इसको सवाल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खूब अच्छे से इसको समझेंगे। सवाल के माध्यम से रखेंगे, देखेंगे जरा, देखते हैं। द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना आपके सामने क्या है, तो आपके सामने है द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना। सबसे पहला सवाल आपके सामने हम लाते हैं। सवाल है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। चलिए पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए आप पहले ये चेक कर लो कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या है, ये द्विघात समीकरण है। और अब क्या करना है, इसका द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करना है। इस पे हम लोग को काम करना है। अब समझिए क्या करना है। सबसे पहली बात कि गुणनखंड का करने का मतलब होता है कि उसे 2 अलग अलग टुकड़ों में बांटना। गुणनखंड करना मतलब क्या, उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना, उसको गुणज के रूप में बांटना, उसे भाजक के रूप में बांटना, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। ओके, आइए जरा सा हम लोग इसको बांटते हैं। सबसे पहले इसको जब सॉल्व करने जाएं, मेरे हर लाइन को जरा देखिएगा और जितना प्रैक्टिस करवाएंगे सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक, सबसे पहले पहला जो पद होगा वो 2 घात वाला होगा, उसके बाद 1 घात वाला होगा, उसके बाद अचर पद होगा। मतलब हमेशा समीकरण इसी रूप में लिखा होना चाहिए। पहले स्क्वायर वाला घात होना चाहिए, फिर 1 घात वाला, फिर 0 घात वाला। अगर किसी में नहीं है तो आप उसे इस रूप में बनाइए। मतलब सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को इस रूप में लिखिए bx प्लस c बराबर 0।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर बाय द वे कोई इक्वेशन इस रूप में है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस बी एक्स बराबर 0, तो इस रूप में रहने पर उसका गुणनखंड आप ना निकालें, आप क्या करें, उसको कन्वर्ट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में पहले आप उसे कन्वर्ट करें, उसके बाद ही आप गुणनखंड निकालने की तैयारी शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले क्या करनी है, किसी भी द्विघात समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो एक जनरल फॉर्म है उसमें आप उसे प्रस्तुत करें। कर दिया। अब चलिए, जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसे 1 मान लें, जो एक्स वाला पद है उसे मन ही मन 2 मान लें, जो अचर पद है उसे मन ही मन 3 मान लें। ओके, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले को 1 मान लेंगे, एक्स वाले को 2 और अचर पद को 3 मान लेंगे। मान लिया। अब क्या करना है, अब पहले और तीसरे को गुना करके मन में आप लिख लो। पहले और तीसरे को गुना करके आप मन में क्या करो, लिख लो। पहले और तीसरे को गुना करके आप क्या करो, मन में लिख लो। आइए, एक्स स्क्वायर गुना 10 कितना होगा, एक्स स्क्वायर गुना -10 है तो ये हो गया -10 एक्स स्क्वायर, हो गया -10 एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो -10 एक्स स्क्वायर को इस तरीके से गुणनखंड तोड़ेंगे, इस तरीके से 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला मिले और गुना करने पे -10 एक्स स्क्वायर मिले। क्या बोले, पहले और तीसरे को गुना करके अपने मन के एक कोने में उसे आप लिख लीजिए। उसके बाद वो जो मन में लिखा हुआ है उसको इस प्रकार से तोड़िए कि उस दोनों टुकड़ा को, ये जो दोनों टुकड़ा बनेगा, इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिले और गुना करने पर -10 एक्स स्क्वायर मिले। चलिए, तो हमको लगता है, गौर करिएगा, 10 का गुणनखंड हो सकता है 5 गुना 2, 2 गुना 5, 10 गुना 1, 1 गुना 10, ये सभी हो सकता है। तो हम लोग क्या सोचे, जैसे इसका गुणनखंड कर दिए हम, मान लो 5 गुना 2, 10 का गुणनखंड हो गया 5 गुना 2, ऐसा हो गया। तो हम क्या सोचे, तो इसका गुणनखंड हो गया आपको 5x गुना 2x, ऐसा हो गया। क्या पुर गया, 5 गुना 10, x गुना x, एक्स स्क्वायर। जोड़ने घटाने पर -3 पुरना चाहिए। अगर हम जोड़ दें तो 7x पुरेगा, नहीं हुआ। गुना करें 10 एक्स स्क्वायर पुरेगा, नहीं हुआ। अगर घटा देंगे 5 में से 2 गया, 3x हो जाएगा। चाहिए क्या, -3x। तो क्या सोचिए, 2x में से 5x घटा देते हैं। चेक कीजिए तो क्या बोले, इसी दोनों को जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला मिलना चाहिए। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, चाहिए -3। तो हम क्या किए, 2x में से 5x को घटा दिए। चलिए अब लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे आगे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये जो -3x है इसका गुणनखंड क्या लिखा, 2x - 5x। देखिए 2x में से 5x घटेगा तो -3x, -10 बराबर 0। इतना कर लिए। अब आप गौर करो कि जो पहले 3 टुकड़ा में बटा हुआ था अब आपका 4 टुकड़ा में बट गया, 1 2 3 4 पद हो गया। अब क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए 2 पद का पेयर बना लो आप, 2 पद का, 2 टर्म का, इस दोनों को एक साथ कर लो और आप इस दोनों को एक साथ कर लो। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो इसमें से x बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। यहाँ से -5 बाहर करेंगे, x कॉमन नहीं है, -5 बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस क्या हो गया, +2 बराबर 0। अब देखिए x + 2 दोनों में है तो x + 2 बाहर खींच लेंगे तो x + 2 कॉमन हो गया। क्या बचा, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -5 बराबर 0। आपका 9th का मैथ कहता है कि यदि 2 पद का गुणनफल 0 है, यदि 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो पहला पद 0 होगा या तो दूसरा पद 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। या तो पहला पद 0 होगा, देखिए ना 0 गुना 10 बराबर 0 पुर गया, या 10 × 0 बराबर 0, या 0 गुना 0 पुर गया। मतलब क्या, यदि आप इन सभी बात को नोट बना के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा लाइन टू लाइन। क्या बोला आपने, मैथमेटिक्स कहता है यदि 2 टर्म का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब है या तो पहला टर्म 0 होगा या तो दूसरा टर्म 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। अर्थात ये लिखेंगे यहाँ x + 2 बराबर 0 और
x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, तो यहाँ से निकल गया x बराबर -2 और x बराबर 5। हम लोगों को ये नहीं निकालना था, हम लोगों को गुणनखंड करना था, तो गुणनखंड तो हम यहीं पे कर दिए, अर्थात हमारा काम यहाँ तक में फिनिश हो गया, कंप्लीट। क्या आप थोड़ा सा समझे? हाँ, हम उम्मीद करते हैं आप थोड़ा सा समझे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जल्दी नोट करेंगे आप। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन लिखता है आपके सामने। पहला हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। क्या दिया? 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। आप सबसे पहले चेक करें कि क्या ये जो समीकरण दिया है, क्या ये द्विघात समीकरण के का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका जो एक रूप है, उचित रूप में ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो उचित रूप में क्या था, पहले होगा x² वाला पद, उसके बाद होगा x वाला पद, उसके बाद होगा अचर पद। हाँ, जैसा होना चाहिए वैसा है, मतलब हमारे फेवर में है। चलिए सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था, आप क्या करेंगे, लिख देंगे 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 लिख दिए। ये 1, ये मन ही मन माना जाता है, ये 1, ये 2 और ये हो गया 3। अब क्या करेंगे, पहले और तीसरे को गुना करके कोना में लिख दीजिए। 2x² गुना -6 तो 6 दूना 12 माइनस 12x²। अब क्या करेंगे, -12 का गुणनखंड करेंगे आप। तो ऐसा होना चाहिए कि प्लस जोड़ने घटाने पर, जैसे कि हमने एक गुणनखंड किया, मान लीजिए कि 6x गुना 2x। देखिए 6 जोड़ 2, 6 2 8, नहीं पूरा। 6 में से 2 गया 4, नहीं पूरा। 2 में से 6 गया -4, नहीं पूरा। ये गुणनखंड उचित नहीं है। जैसे हमने कहा एक गुणनखंड हो गया 4x गुना 3x, ये भी तो गुणनखंड है। देखिए ना, गुना करिए, 4 तिया 12 पुर गया। अब देखिए 4x में से 3x जाएगा, हाँ x पुर गया, काम हो गया। देखिए ना, इसी दोनों को, इसके गुणनखंड को इस प्रकार से तोड़ना है कि इस दोनों को जोड़ने घटाने पर बीच वाला मिल जाए। तो 4x में से 3x को अगर घटाते हैं तो आपको बीच वाला मिल जाता है। तो चलिए आप जरा इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 4x, ये माइनस नहीं है, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, शुरू का 2 एक साथ, अंतिम का 2 एक साथ। चलिए कॉमन कर लीजिए। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2x कॉमन है। देखिए ना, 2 2 दूना 4, x कॉमन है तो 2x बाहर निकाले। तो यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन किए तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 कॉमन हो गया दोनों में, तो x प्लस 2 इंटू यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया -3 बराबर 0। हमारा काम यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे तो दो टर्म का प्रोडक्ट, मतलब दो पद का अगर गुणनफल 0 है, इसका मतलब है या तो पहला पद 0 होगा, या तो दूसरा पद 0 होगा, या दोनों 0 होगा। तो लिखेंगे यहाँ आइदर x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान -2 और इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 3/2। ये बाद की बात है। कंप्लीट। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है, सवाल नंबर 2 आप कवर कर चुके होंगे। सवाल नंबर 3 कहता है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ऐसा आपके पास सामने एक द्विघात समीकरण है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। क्या करना है, इस दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना है। ओके, हमने क्या बोला, सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन। अब ऐसा नहीं कि जरूरी है लिखना, लिख दिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। क्या करेंगे, ये पहले तो ये देखो, ये स्टैंडर्ड रूप में हाँ है, x² का गुणांक पहले है, x का बाद में है, अचर पद बाद में है। तो हम ऐसा सवाल अपने मन में निकालते हैं, अरेंज करते हैं, जिसमें कि पहले से ही आपके फेवर में होता है, संजोग ऐसा है। तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। हमने क्या कहा, पहले और तीसरे को गुना कर दो। तो 100x² गुना 1 कितना हो गया, 100x²। इसको गुणनखंड करिए तो इसका गुणनखंड बहुत सारा हो सकता है, 20 गुना 5 भी हो सकता है, 10 गुना 10, हाँ 10 गुना 10, 10x गुना 10x। चेक कीजिए, 10 10 20 पुड़ गया, 10 10 20 पुड़ गया, 10x जोड़ 10x पुड़ गया। लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा के हम लोग भी जोड़ेंगे, क्या दिक्कत है। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 4 टुकड़ा हो गया, पहले दो को एक साथ, अगले दो को एक साथ। पहले दोनों में क्या कॉमन है, 10x, यहाँ बच गया 10x माइनस 1। यहाँ 10x, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे -1 कॉमन करेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर 0।
देखेंगे दोनों में 10x माइनस 1 कॉमन हो गया तो बच गया यहाँ भी 10x और यहाँ भी -1 बराबर 0। अब यही गुणनखंड, हम लोग का काम यही खत्म हो गया। अब चाहें तो आप दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, अगर आप करेंगे तो आइदर 10x माइनस 1 बराबर 0 और दोनों तो बराबर ही है, दोनों 10x माइनस 1 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1/10, यहाँ भी सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 1/10। दिस इज द value of variables x equal to 1/10 and other is also x equals to 1/10। ओके, तो ये था आपके सामने तीसरा सवाल। चौथा सवाल है आपके सामने, आपके सामने चौथा सवाल हम लाना चाहते हैं। आपके सामने चौथा सवाल ये है, आपके सामने चौथा सवाल है, जरा सा आप तीसरे सवाल को अच्छे से देख लेंगे तो चौथा सवाल है 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। एक बार चेक कीजिए सवाल को, 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0। क्या देखिए या ax² bx प्लस c के रूप में लिखा है? हाँ लिखा है, पहले से ही लिखा है। चलिए सॉल्यूशन में आपने क्या बोला, 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0 लिख दिए। अब पहले, दूसरा और तीसरा क्या करने बोले, पहले और तीसरे को गुना करके बगल में लिख लीजिए। तो 2x² गुना 10 कितना हो गया, जब गुना करेंगे यहाँ डब्बा में तो ये हो गया शायद 20x²। कितना चाहिए, -9। 20 का गुणनखंड हो सकता है 5x गुना 4x, देखिए ना 5 चौका 20 x, 5 चौका 20 x² हो गया। 5 4 9, देखिए पुर गया 5 4 9, लेकिन माइनस है तो माइनस में जोड़ेंगे जैसा पीछे किए थे। तो आपके सामने आ जाएगा, ये बनेगा 2x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो गया, क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन है तो 2x माइनस 5, यहाँ पे क्या कॉमन है, -2 कॉमन है तो क्या बनेगा 2x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन हो गया, 2x माइनस 5 निकाल लीजिए बाहर, यहाँ क्या बच गया x माइनस, यहाँ क्या बच गया 2 बराबर 0। हमारा काम यहीं तक था, लेकिन आप चाहें तो दोनों को अलग अलग 0 कर सकते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, अगर आप इसको 0 करेंगे तो सॉल्व करने पर x का मान 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2। ये जो है द्विघात समीकरण का हल है। कंप्लीट, चौथा सवाल फिनिश। पांचवा सवाल को देखिए, आपके सामने अब आ रहा है पांचवा सवाल। तब तक आप चौथे सवाल को मन ही मन देखेंगे और हम आपके सामने ला रहे हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कहता है, पांचवा सवाल आपके सामने कहता है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। क्या आ गया, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब ये हो गया 1, ये है 2 और ये क्या है, ये है 3। क्या बोले थे, पहले और तीसरे को गुना करके मन में रख लीजिए, मन के एक कोने में, तो कितना हो गया 3 दूना 6 6x²। अब क्या बोले, इसका गुणनखंड करिए, तो इसका गुणनखंड हो सकता है 6x गुना x हो सकता है, 6x जोड़ x 7x पुड़ गया। तो आपने क्या करनी है 2x², लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ जोड़ेंगे, 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो ये अब दो टुकड़ा में बट गया। पहले टुकड़ा में क्या कॉमन है 2x, तो बनेगा x माइनस 3। दूसरे टुकड़ा में -1 तो x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या बना, दोनों में क्या कॉमन हो गया, x माइनस 3, यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया -1 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारा काम यहाँ पूरा हो गया। लेकिन यदि आप दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो आंसर मिलेगा, चर का मान x बराबर 3 और x बराबर 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, छठा सवाल आपके सामने, छठा सवाल है आपके सामने, छठा सवाल है। छठा सवाल कहता है, छठा, जरा आप पांचवा सवाल को देखेंगे। छठा कहता है 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9x² माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0 क्या होगा, ये 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। पहले और तीसरे गुना कर लीजिए, 9 गुना 6, 9 6 के 54x²। इसका गुणनखंड कर दीजिए, इसका गुणनखंड होता है 18 तिया 54। ठीक है, आपको चाहिए 15x, तो 18 में से 3 घटेगा 15 हो जाएगा, लेकिन -15 चाहिए तो 3 में से 18 घटा दीजिए। तो आपके सामने क्या आ गया, 9x² माइनस 3x प्लस 3x माइनस 18x प्लस 6 बराबर 0। 3x में से 18x जाएगा तो माइनस 15x बचेगा। अब आप क्या करेंगे, दो का पेयर लगा देंगे। पहले में क्या कॉमन है 3x, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x प्लस 1।
यहाँ क्या कॉमन है, -6, तो ये बच जाएगा 3x + 1 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, 3x + 1, यहाँ क्या बच गया, 3x - 6 बराबर 0। इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड संपन्न हुआ। आज हम लोग ये सीखे कि आप किस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड को निकाल सकते हैं, द्विघात समीकरण के सवाल का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने इस चीज़ को समझा। अब आपको दूसरी बात ये समझनी है कि हमने कहा था बहुपद में कि कोई भी बहुपद x एक्सिस को जितनी बार काटती है, कोई भी बहुपद x एक्सिस को जितनी बार काटती है वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब समीकरण में देखिए, किसी भी समीकरण को चर का जो मान उसको संतुष्ट करता है, मतलब LHS बराबर RHS करता है, उन सभी चर के मान को उस समीकरण का मूल कहते हैं। मूल कहिए या आप रूट कहिए या मूल कहिए, शून्यक लेकिन अब नहीं कहना है, उसको रूट कहिए या मूल कहिए, वो मूल कहलाता है। हमने कहा था किसी भी समीकरण का या किसी भी बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उनके उतने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। अर्थात यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसका शून्यक नहीं भी हो सकता, एक गो भी हो सकता है, दो गो भी हो सकता, लेकिन तीन का भी नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं, यदि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसका शून्यक नहीं भी हो सकता है, उसका शून्यक एक गो भी हो सकता है, उसका शून्यक दो भी हो सकता है, लेकिन उसका शून्यक तीन कभी नहीं होगा। फिर से, अगर कोई त्रिघात समीकरण है तो उसका शून्यक नहीं भी हो सकता है, उसका शून्यक एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, लेकिन चार नहीं हो सकता। अगर कोई चतुर्थ घात समीकरण है उसका शून्यक नहीं भी हो सकता, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, लेकिन उससे अधिक मतलब 5, 6, 7 नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी समीकरण के उतने ही मूल संभव हैं जितना उसका अधिकतम घात है, उससे अधिक मूल नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। इन सभी बात को आप पक्का लिखेंगे। अब मूल क्या है, आप बोलेंगे किसी भी समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर को, किसी भी समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर को मूल कहते हैं, या चर का वैसा मान जो किसी समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब LHS और RHS दोनों को बराबर करता है, उसी को, उस मान को, चर के उस मान को हम लोग उस दिए गए समीकरण का मूल कहते हैं, उस दिए गए समीकरण का मूल कहते हैं। जैसे आपके सामने एक सवाल है, आज आपके सामने एक सवाल है और सवाल ये है आपके सामने कि जरा देखेंगे आप, एक सेकेंड, जी, आपके सामने सवाल ये है कि मान लो कि आपके पास द्विघात समीकरण है इस रूप में। किस रूप में, ax² + bx + c बराबर 0। आपके पास द्विघात समीकरण इस रूप में है, ax² + bx + c। आपके पास मान लेते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए इसके कितने मूल हो सकते हैं। या तो इस समीकरण का कोई भी मूल नहीं हो सकता, या तो क्या कहना है, या तो इस समीकरण का कोई भी मूल नहीं हो सकता, या तो इसका एक मूल हो सकता है, या तो इसका दो मूल हो सकता है, लेकिन दो से अधिक मूल नहीं होगा। तो अगर इसका अधिकतम मूल कितना होगा, इसका अधिकतम मूल 2 होगा। न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम यही है कि उसका मूल कोई नहीं होगा। तो इसका अगर हम लोग मूल निकालने चले तो अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल। उनमें से एक मूल को हम लोग कहेंगे अल्फा और दूसरे मूल को क्या बोलेंगे, बीटा। एक मूल को अल्फा और दूसरे मूल को बीटा। तो सबसे पहली बात, ये दोनों मूल क्या है, आपने क्या बोला, मूल जो है वो चर का एक मान होता है जो उस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब अल्फा भी x का ही कोई मान है और बीटा भी x का मतलब चर का ही कोई मान है। अर्थात अल्फा और बीटा कोई गैर नहीं है, ये दोनों हमारे अपने हैं। कौन है, चर का 2 अलग अलग मान है। यदि सॉल्व करने पर, यदि इसको सॉल्व करें और x का 2 मान आए तो उसमें से एक को अल्फा कह सकते हैं और दूसरे को बीटा कह सकते हैं।
उनमें से किसी एक को अल्फा कह सकते हैं और दूसरे को बीटा कह सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग ये बताएंगे कि किसको अल्फा कहा जाए और किसको बीटा कहा जाए। तो अगला हेडिंग होगा, अगला हेडिंग आप दीजिए द्विघात समीकरण के मूल। अगला हेडिंग आप देंगे द्विघात समीकरण के मूल। अगला हेडिंग आपके सामने आएगा द्विघात समीकरण के मूल। अगला हेडिंग है क्या? द्विघात समीकरण के मूल। तो आज का हम लोग का हेडिंग है कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाए। द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जी। तो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल। आपके पास द्विघात समीकरण है कौन सा? देखिए, आपके पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आज हम लोग जब इसको सॉल्व करके चर का मान निकालेंगे, उनमें से एक मान को अल्फा कहेंगे और दूसरे मान को बीटा कहेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण में, पूरे समीकरण में a से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण में a से गुना करने पर देखेंगे कैसे मूल निकालते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा a गुना a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस abx प्लस ac बराबर 0। a से गुना कर दिए। अब हम इसको जरा सा स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। a स्क्वायर x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर, ये हो गया टोटल बन गया ये a स्क्वायर, प्लस यहाँ बनाएंगे 2a के जगह पे ax, b के जगह पे b/2, a स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करिएगा तो abx बन जाएगा। देखिए ना, 2 कट गया, abx बन गया। प्लस फॉर्मूला में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b के जगह कौन है, b/2, तो ये हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर। ये इस समीकरण में नहीं था, हम लोग एक्स्ट्रा जोड़े हैं। यदि आप एक्स्ट्रा कुछ जोड़ते हैं तो उतना ही घटा दें ताकि समीकरण आपका बैलेंस रहे। तो हमने b/2 का होल स्क्वायर जोड़ा, तो हमने b/2 का होल स्क्वायर घटा भी दिया, प्लस ac बराबर 0। कंप्लीट। अब देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जरा आप देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, a के जगह पे ax प्लस b के जगह पे b/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करिए, b स्क्वायर बाई 4 प्लस ac बराबर 0। ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है, इस दोनों को बराबर के उस साइड लेके चलते हैं। तो ये क्या बनेगा, ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो b स्क्वायर बाई 4 माइनस ac, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस ac। इसको यदि आप सॉल्व करना चाहें तो बटा में आप 1 कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का एलसीएम हो गया 4, तो यहाँ बच गया b स्क्वायर माइनस 4ac। कंप्लीट। ये स्क्वायर है, हमको निकालना है x का मान। तो धीरे धीरे x के अगल बगल जितना चीज़ है सबको हटाइए। तो स्क्वायर जब उतरेगा तो उधर जाके रूट बनेगा, और हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ खुलता है। हम लोगों ने पढ़ा है रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ खुलता है। तो ये बनेगा आपका ax प्लस b/2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4। देखिए ना, कुछ नहीं किए हैं, स्क्वायर उतारे तो उधर जाके रूट बना, स्क्वायर उतारे तो उधर जाके रूट बना, और जो उधर जाके रूट बना है तो रूट हमेशा किस में खुलेगा, प्लस माइनस में। अब देखिए, ये जो प्लस है b/2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आपके सामने ये क्या बच गया, ये बच गया ax प्लस b/2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, तो ये वर्गमूल दोनों पे जाएगा। तो ऊपर में बन गया b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4 का वर्गमूल 2, b/2 प्लस में और उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ से मिल गया आपको ax इक्वल टू माइनस b/2, प्लस में इधर आया तो माइनस में, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। 2 का एलसीएम कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा ax इक्वल टू एलसीएम हो गया 2,
ऊपर में बच गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट। ए एक्स बराबर क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2। आप x का मान चाहिए तो a को आप इधर से हटा दो, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, इधर से आ जाएगा a। तो ये क्या बन गया, चर का मान हमारे सामने आ गया। क्या आ गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये जो रूट के अंडर में जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये एक तूफानी पारी खेलेगा आपके सामने, इसीलिए हम लोग इसको एक अलग इसका एक अलग कैटेगरी कर दिए। इस टोटल को बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हम लोग एक नया क्वांटिटी, एक नई राशि लिखते हैं जिसको बोलते हैं d। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे आप क्या बोलते हैं d। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप क्या बोलते हैं, तो इसे आप बोलते हैं d। d का पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट। d का पूरा नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। और उस डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं विवेचक या विविक्त कर। क्या बोले, d जो है उस d का क्या पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट, या उसका नाम है विवेचक, या उसका नाम है विविक्त कर। इसको आपने d क्यों कहा, इसको d इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा राशि है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर में खुद को डिफाइंड करके, क्योंकि यदि रूट के अंदर में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, किसी समय अगर रूट के अंदर में निगेटिव आ गया तो आपके चर को मान को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा, नहीं निकलने देगा। अर्थात ये बताएगा आपको कि किस समीकरण के चर का मान हो सकता है और किसका चर का मान नहीं हो सकता। मतलब यही बताएगा कि किस समीकरण का मूल संभव हो सकता है और किस समीकरण का मूल संभव नहीं हो सकता, वो बताने वाला कौन है, डी। तो इसकी चर्चा थोड़ा सा हम लोग और आगे करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि x बराबर आ गया माइनस बी प्लस माइनस, अब इस टोटल के बदले में आप क्या यूज करेंगे, डी, बाई क्या हो गया 2a। अब देखिए यहाँ पे x का दो मान है, एक है प्लस के साथ और एक है माइनस के साथ। तो x का यहाँ से दो मान निकला, एक निकला x बराबर b माइनस बी, x का यहाँ से दो मान निकला, एक निकला x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और एक निकला x बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। एक निकल गया x का मान माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और एक निकल गया x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। ये जो चर का मान है, हमने कहा था इसी चर के मान को मूल कहते हैं। तो ये दोनों रियल में क्या है, ये दोनों रियल में, ये जो दोनों है ये दोनों रियल में मूल है। मूल मतलब क्या, रूट है। इनमें से एक रूट को मतलब एक मूल को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं। इस प्रकार आप यहाँ से देखेंगे एक कहलाएगा अल्फा और एक कहलाएगा बीटा। तो मान लेते हैं इसी को अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। इस तरीके से हमने आपको अल्फा और बीटा दोनों बता दिया। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। डी क्या है, आपके सामने जो डी दिखाई पड़ रहा है, आपके सामने जो डी दिखाई पड़ रहा है उस डी का नाम क्या है, उस डी का नाम है विवेचक, विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। तो आपने पढ़ा डी का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विवेचक, या इसी को बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर ये क्या बताता है, ये जो आपके पास डी है, ये डी बताता है कि कब रूट डिफाइंड होगा और कब रूट डिफाइंड नहीं होगा। मतलब ये जो आपके सामने डी है, डी बताता है कि किस समीकरण का मूल संभव होगा और किसका नहीं होगा,
किसका नहीं होगा। डी क्या बताता है, किस समीकरण का मूल संभव होगा और किसका नहीं होगा। अब देखिए सर, हम लोग पढ़े थे बचपन में कि रूट अंडर एक्स है, तो कहा गया या तो x का मान 0 हो सकता है या तो x का मान 0 से बड़ा हो सकता है, x का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, तभी ये रूट डिफाइंड होगा। x का मान या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तभी रूट परिभाषित होगा। यदि कभी भी रूट के अंदर में 0 से छोटा कोई मान आ गया तो वह रूट परिभाषित नहीं होगा। मतलब जब तक ये रूट परिभाषित होगा तभी तक ये मूल परिभाषित होगा। समझिए ना बात को, जब तक ये रूट परिभाषित होगा तभी तक मूल परिभाषित होगा। जैसे ही रूट परिभाषित होना बंद हो गया, चर का ये मान मतलब मूल परिभाषित होना बंद हो जाएगा। मतलब डी बताता है कि किस समीकरण का मूल संभव होगा और किस का मूल संभव नहीं होगा। किस, वो कौन तय करेगा, वो तय करेगा डी। ठीक है, क्योंकि डी ही रूट को परिभाषित और अपरिभाषित करेगा। तो रूट परिभाषित कब होता है, तो लिखेंगे हम लोग एक लाइन, रूट परिभाषित तब होता है, अगला लाइन है कि रूट परिभाषित, परिभाषित मतलब डिफाइंड, परिभाषित तब होता है जब रूट के अंदर या तो 0 हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो। अगर निगेटिव हो गया तो रूट डिफाइंड नहीं होगा। मतलब यदि कहीं पे रूट x है तो x बराबर 0 और x ग्रेटर देन 0 रहने पर परिभाषित होगा, लेकिन x लेस देन 0 होने पर परिभाषित नहीं होगा। क्या बोले, परिभाषित नहीं होगा। आपको दिख रहा है नीचे, रूट x अगर कहीं पे है तो x बराबर 0 रहेगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी परिभाषित होगा, लेस देन 0 होने पर परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब अब हम लोग को ये समझना है, रूट के अंदर में x के जगह आपने क्या लिखा है, d। रूट के अंदर x के जगह पे आपने क्या लिखा है, d। इसका मतलब किसी भी समीकरण का मूल परिभाषित तब होगा जब d का मान क्या हो, या तो 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो, या तो 0 हो या तो ग्रेटर देन 0 हो। जरा समझिएगा, सबसे पहली बात आपने क्या बोला, आपके पास अल्फा बराबर है -b प्लस रूट d बटा 2a और आपके पास बीटा बराबर है -b माइनस रूट d बटा 2a। हमने क्या कहा कि यदि d बराबर 0 हो तो मूल संभव होगा कि नहीं होगा, मूल संभव होगा। देखिएगा, मूल संभव होगा, ठीक है। अब गौर कीजिए, लेकिन क्या होगा, देखिए d का मान 0 तो ये पूरा टर्म खत्म, ये पूरा टर्म खत्म। अल्फा का मान -b/2a, बीटा का मान -b/2a, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान बराबर है, मतलब दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब मूल तो संभव होगा, लेकिन कितना मूल होगा, केवल एक मूल होगा, केवल एक मूल होगा, या ऐसा बोलिए मूल बराबर होगा। मूल क्या होगा, बराबर होगा। यदि d बराबर 0 हो गया, मूल तो संभव है, लेकिन कैसा, केवल एक मूल संभव है d 0 होने पर, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर हो जाता है -b/2a। दोनों मूल क्या हो गया, बराबर। तो दोनों मूल जब बराबरे है तो दोनों मिला के एक के गुना मूल होगा। दूसरा कंडीशन, यदि d ग्रेटर देन 0 हो गया, यदि d का मान ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, मूल संभव होगा। कितने मूल होंगे, मूल जो है उसमें अगर d अलग अलग हो गया, d अगर 0 से बड़ा है तो एक में b के साथ जुटेगा, एक में b के साथ घटेगा। मतलब अल्फा का मान जुट के निकलेगा, बीटा का मान घट के निकलेगा। अगर जुटने और घटने पर वैल्यू दो अलग अलग हो जाएगा, मतलब अल्फा का मान अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब दो मूल होंगे,
2 मूल होंगे, 2 मूल होंगे। क्या होगा, यदि d ग्रेटर देन 0 हो गया तो मूल संभव होगा, और मूल कितने होंगे, 2 होंगे, और दोनों मूल अलग अलग होगा। एक मूल होगा अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और एक मूल होगा बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। अब ये कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। कंप्लीट। तो d ग्रेटर देन 0 आ गया तो मूल संभव होगा और उसके 2 अलग अलग मूल होंगे। अगर d का मान 0 आ गया तो मूल संभव होगा। लेकिन तीसरा कंडीशन यदि d लेस देन 0 आ गया, मतलब d लेस देन 0 का मतलब रूट अपरिभाषित। हमने कहा यदि रूट अपरिभाषित हो गया तो अल्फा भी अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इस कंडीशन में उसका मूल संभव नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, मूल संभव नहीं होगा, मूल संभव नहीं होगा। अर्थात इस कंडीशन में यदि मूल संभव नहीं है तो उस समीकरण में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि मूल संभव नहीं है तो उस समीकरण में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा क्या कहना है, मेरा कहना यह है यदि किसी समीकरण का मूल संभव नहीं है तो आप उस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। कंप्लीट। अब देखेंगे चौथा ये है, यदि d जो है, यदि d का, जैसे यहाँ पे d है, आप गौर करना, अगर d 4 हो गया तो उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो जब d का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो उसका जो मूल होगा वो परिमेय होगा। तो क्या लिखेंगे, यदि d पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय होगा। मूल कैसा होगा, मूल परिमेय होगा। और 5वां स्टार है, यदि d पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल अपरिमेय होगा। मूल क्या होगा, अपरिमेय होगा। मेरा क्या कहना है, यदि d जो है, यदि वो पूर्ण वर्ग है, यदि d पूर्ण वर्ग है तो क्या होगा, उसका जो मूल होगा वो परिमेय होगा। परिमेय का मतलब p बटे q के रूप में होगा, जैसे 1/2 आया, 3/4 आया। लेकिन यदि d पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसका मूल ऐसा आएगा, 3 + √2/4, 3 - √2/4, 3 + √3/4, ऐसा मूल आएगा। मतलब मूल कैसा आएगा, अपरिमेय। ठीक है। लेकिन यदि d का पूर्ण वर्ग होगा तो वो मूल कैसा होगा, परिमेय। कंप्लीट। नेक्स्ट, तो अब हम लोग को ये जानना है कि इनमें से सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, मूल बड़ा अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। अब हम लोग पढ़ेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल समझिएगा, आपके सामने है अगला हेडिंग है मूलों का योगफल। देखेंगे आप गौर से, आपके पास मूल कौन कौन है। आपके पास मूल है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और आपके पास बीटा बराबर है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। कंप्लीट। आपके पास अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a और माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। अब योगफल का मतलब जोड़, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2a कट गया तो माइनस बी प्लस रूट डी, अब माइनस बी माइनस रूट डी। कंप्लीट। देखेंगे रूट डी के साथ कैंसिल, तो क्या बन गया माइनस 2b बटा 2a, 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। इस चीज़ को हम लोग पहले भी प्रूफ किए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस ये b कौन है, ये है x का गुणांक, नीचे में क्या है x² का गुणांक। इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, मतलब माइनस ऑफ x का गुणांक बटा x² का गुणांक। कंप्लीट। आगे पढ़ेंगे आप मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आगे है आपके पास, मूलों का गुणनफल। ठीक है, देखेंगे आप सबसे पहले मूलों का गुणनफल मतलब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। चलिए, अल्फा का मान कितना माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a गुना माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a,
ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना कीजिए और नीचे वाले को नीचे के साथ गुना कीजिए। तो ऊपर में बनेगा माइनस बी प्लस रूट डी इंटू माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2 इंटू 2 4 ए गुना ए स्क्वायर। ओके, अब जरा ऊपर में गौर कीजिएगा, ऊपर में बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी बटा 4a स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस डी के जगह पे क्या लिखते हैं आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करिए, ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ से बन गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 4ac बटा 4a स्क्वायर, 4 कट गया, a के साथ a कट गया, इसीलिए आपके सामने मिला अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया c बटा a, आपके सामने हो गया अल्फा। इस प्रकार आपने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया सी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया सी बटा ए, कंप्लीट। तो आपने क्या देखा कि जब आपके पास समीकरण दिया हो तो आप उसका मूल निकाल सकते हैं, मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगला जानेंगे, जब मूल दिया हो तब समीकरण ज्ञात करना। ये हम आपको बहुपद में भी पढ़ाए हैं और यहाँ भी छोटा सा स्टार करके आप इसे कॉपी में लिख लेंगे, सब दिन के लिए आपके दिमाग में छाया रहेगा। तो आपने क्या देखा, अगला हेडिंग है मूल ज्ञात रहने पर, मूल ज्ञात रहने पर, मूल ज्ञात रहने पर समीकरण बनाना। यदि आपको मूल ज्ञात है तो आप समीकरण कैसे बनाएंगे, जरा ये देखिए। तो क्या हेडिंग, मूल ज्ञात रहने पर समीकरण कैसे बनाया जाएगा। जरा आज हम लोग को ये देखना है कि यदि मूल ज्ञात रहेगा तो समीकरण कैसे बनेगा। देखिए तो लिखेंगे माना मूल है आपके पास अल्फा और बीटा, कंप्लीट। तो अल्फा बीटा का मतलब x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस अल्फा बराबर 0 तथा यहाँ पे x माइनस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अल्फा बीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। आप देखेंगे हम जानते हैं, अब हम लोग ये जानते हैं कि 0 गुना 0 बराबर 0 ये होता है। पहले 0 के जगह पे x माइनस अल्फा गुना दूसरे 0 के जगह पे x गुना बीटा बराबर 0। क्या सही है। आप देखेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक तो यही बन गया, यदि मूल दिया है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0, ये भी क्या है, तो ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, कंप्लीट। दूसरा, अब जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, x गुना x स्क्वायर, x गुना बीटा माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये भी क्या है, तो ये भी आपका समीकरण ही है, कब, जब मूल दिया हो। या हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये कौन चीज़ है, ये है मूलों का योगफल, योगफल इंटू एक्स प्लस ये क्या है, ये है मूलों का गुणनफल, ये क्या है, ये है मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये भी किसका इक्वेशन है, ये भी आपका समीकरण ही है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, यदि आपको मूल ज्ञात रहेगा तो आप समीकरण किस रूप से निकाल सकते हैं। यदि आपको मूल ज्ञात रहे तो समीकरण कैसे निकाला जा सकता है, कंप्लीट। अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे जिससे तय करेंगे कि मूल कैसे निकाला जाता है। ओके, अब आपके सामने सवाल है, हम लोग कुछ प्रैक्टिस ये करेंगे कि इनमें से किसका मूल संभव है। पहले मूल संभव के कंडीशन पर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव 100% आपके पास रहेगा। इनमें से किसका
मूल संभव है? इनमें से किसका मूल संभव है? क्या बोला? इनमें से किसका मूल संभव है? पहला सवाल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो मूल संभव है कि नहीं वो कौन बताता है? तो आपने बोला वो डी बताता है, तो पहले आप डी निकालो। डी निकालने के लिए क्या चाहिए? ए बी सी, तो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 1। डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1, तो 2 दूना 4, में से 4 गया 0, तो डी का मान 0। हमने क्या कहा था? डी का मान 0 होने पर भी मूल संभव होता है, इसका मूल संभव है। कंप्लीट। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0, ऐसा दिया हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। क्या करना है? मूल संभव है कि नहीं? पहले आप क्या करो? ए बी सी, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 4, ठीक है। अब उसके बाद डी निकालो आप। डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना? 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 4, कितना हो गया? 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16, 1 में से 16 चला गया 15। 15 का मतलब क्या हो गया? 0 से छोटा। अगर डी का मान 0 से छोटा होता है तो उसका मूल संभव नहीं होता है, मूल संभव नहीं है, इसका मूल संभव नहीं है। दूसरे का भी मूल संभव नहीं हुआ। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में है जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मूल संभव है कि नहीं? पहले ए बी सी, ए का मान 2, बी का मान 4, सी का मान 1। अब डी निकालिए। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 1, कितना हो गया? 16 माइनस 8, 16 में से 8 चला गया 8 हो गया। डी का मान 8, 8 का मतलब क्या हो गया? 0 से बड़ा। तो यहाँ जब डी का मान 0 से बड़ा आता है तो उसका मूल संभव होता है। तो इसका क्या होगा? इसका मूल संभव है, मूल संभव है, इसका मूल संभव है। क्या बोले? इस प्रकार हम लोग को क्या पता चला कि इसका मूल संभव है। कंप्लीट। अब देखेंगे अगला सवाल क्या है आपके सामने। आपके सामने इसको जरा जल्दी नोट करिए। अब सवाल है, अब सवाल है दिए गए समीकरण का यदि मूल संभव हो तो ज्ञात करें। अगला हेडिंग है आपके सामने, दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण का मूल संभव हो तो ज्ञात करें। यदि जो समीकरण हम देने वाले हैं यदि इसका मूल संभव होता है तब उसको ज्ञात करिए। अगर मूल संभव नहीं होता है तो आप उसे ज्ञात मत करिए। हमारे पास क्या है? यदि मूल संभव होता है तो ज्ञात करिए, मूल संभव नहीं होता है तो ज्ञात नहीं करिए। पहला सवाल है जैसे एक्स स्क्वायर, देखेंगे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। आपको ये बताना है कि इसका मूल संभव है कि नहीं। अगर संभव है तब इसको आप ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी सी, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 1। अब डी निकाल लीजिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 1। सॉल्व करेंगे तो डी बराबर हो गया 0। डी बराबर 0 का मतलब मूल संभव है, मूल संभव है। कंप्लीट। मूल संभव है तो ज्ञात करना है। तो अल्फा बराबर फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। तो b का वैल्यू कितना है? 2। तो माइनस 2 प्लस रूट अंडर 0 बटा 2 गुना 1, ये कितना हो गया? माइनस 0 का वर्गमूल तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 बटा 2 कितना हो गया? माइनस 1। बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। अब देखेंगे माइनस बी तो कितना हो गया? माइनस 2 माइनस रूट 0 बटा 2 गुना 1, 0 फिर 0 हो गया, माइनस 2 बटा 2 कितना हो गया? माइनस 1। मतलब इसका दोनों मूल बराबर है, अल्फा और बीटा दोनों क्या आपस में बराबर है। मूल संभव हो तो ज्ञात करें। यहाँ तक पता चला मूल संभव है। उसका मूल कौन कौन है? अल्फा बराबर भी -1 और बीटा बराबर भी -1। दूसरा सवाल है आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखेंगे सबसे पहली बात ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान -10। ठीक है, डी निकालिए। डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान -10, कितना हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 10 चौका 40, 40 9 कितना हो गया 40 9 49। कंप्लीट डी का मान। अब देखिए तो डी का मान हो गया 49, तो 49 क्या है ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा मूल संभव होगा, मूल संभव होगा। अब क्या बोला यदि मूल संभव है तो ज्ञात करिए। चलिए अब तब निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a। देखेंगे -b, b का मान -3 प्लस d के अंदर में √49/2 गुना 1, a का मान 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 49 का वर्गमूल 7/2, 7 3 10, 10/2 कितना हो गया 5। तो अल्फा का मान कितना निकल गया 5। बीटा बराबर चलिए -b माइनस √d/2a माइनस b का मान -3 माइनस √d का मान 49/2 गुना 1। यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 49 का वर्गमूल 7/2, 3 में से 7 चला गया -4/2, कितना हो गया -2। तो इसका मूल क्या निकल गया अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर कितना हो गया -2। कंप्लीट, आ गया समझ में। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपके सामने देता है यदि मूल संभव हो तो ज्ञात करें, यदि मूल संभव हो तो ज्ञात करें। क्या दिया है 2x, सवाल है अगला तीसरा सवाल है 2x², जरा देखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अगर संभव है तो ज्ञात करिए। क्या बोले पहले a का मान 2, b का मान 1, c का मान कितना -6। d निकालिए। d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान -6, कितना हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 चौका 48, 48 1 49, संजोग है। तो d का मान कितना आ गया 49। अब 49 क्या है 0 से अधिक है तो क्या होगा मूल संभव होगा, इसका मूल संभव होगा। जब मूल संभव होगा